नमस्कार। ये कहानी है ब्लेंडर के इतिहास की। इसे क्यों बनाया गया, इसे क्यों दबाया गया, इसकी डेवलपमेंट को क्यों रोका गया और कैसे निवेशकों के चंगुल से इसे छुड़ाकर वापस उभारा गया। इस कहानी की शुरुआत होती है नीदरलैंड से, जहां 1928 में दो बंदों ने नियो जियो नाम से एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया, जो न केवल एक सफल और प्रचलित स्टूडियो था बल्कि काफ़ी अवार्ड्स भी जीत चुका था। उनमें से एक बंदा था जो आर्ट डायरेक्शन के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कमान भी संभाल रहा था। उन्हें उस स्टूडियो में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां दिखी और काफ़ी विचार विमर्श के बाद इस सॉफ्टवेयर को सिरे से बदलने का निर्णय लिया गया। और इसी तरह 1995 में जहां भारत में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज किया गया था, उसी कालखंड में दूसरी तरफ नीदरलैंड्स में टॉन रूजेंडाल नाम के बंदे ने ब्लेंडर की नींव डाली। टॉन ने जब ब्लेंडर को बनाया तो उन्हें ये महसूस हुआ और इसमें इतनी क्षमता दिखी कि उन्हें लगा कि इस सॉफ्टवेयर को स्टूडियो तक सीमित ना रखते हुए इसे बाहर बेचें और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी इसका फायदा उठाने दें। पर कॉपीराइट्स लॉ बाधा डाल रही थी। तो सन 1998 में टॉन ने नोटा नंबर के नाम से एक सिस्टर कंपनी बनाई ताकि ब्लेंडर को मार्केट में उतार सके और आने वाले मुनाफे से ब्लेंडर को डेवलप करने के साथ साथ उसमें नए फीचर समय समय पर ऐड कर सके। मूल उद्देश्य बस यही था कि 3D सॉफ्टवेयर आम नागरिक के हाथ लगे जो कभी इतनी महंगी हुआ करती थी कि उन्हें सिर्फ कंपनियां खरीद सकती थी। टॉन इस राय के थे कि ब्लेंडर को कम कीमत पर बेचा जाए और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ ऐसी सेवाएं मुहैया कराया जाए जिससे बिजनेस टिका रहे। ये सोच उस समय काफ़ी क्रांतिकारी था और नतीजा ये हुआ कि सन 1999 में जब सिग्राफ कॉन्फ्रेंस बिठाया गया था और ब्लेंडर को प्रस्तुत किया गया था तो निवेशकों को इस सॉफ्टवेयर में इतनी संभावनाएं दिखी कि सन 2000 के शुरुआती दौर में 4.5 मिलियन का निवेश मिला, यानी कुल 37.5 करोड़ रुपए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब ब्लेंडर को मार्केट में उतारा गया तो परिणाम काफ़ी निराशाजनक था। ब्लेंडर घाटे का सौदा साबित हुआ। पर अफसोस की बात ये थी कि ब्लेंडर पर होने वाले सभी डेवलपमेंट और संचालन को निवेशकों ने रोक दिया और सॉफ्टवेयर पर लगे लीगल राइट्स होने की वजह से ब्लेंडर को अपने पास सड़ने के लिए रख लिया। पर टॉन को जब ये एहसास हुआ कि इतने अजीब यूज़र इंटरफेस और अधूरे फीचर्स के बावजूद उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स, उनका उत्साह, उनका सपोर्ट देखकर उन्हें लगा कि शायद ब्लेंडर को इतिहास के पन्नों में विलीन नहीं होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सन 2002 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ब्लेंडर फाउंडेशन का गठन किया गया ताकि पब्लिक डोनेशन के बलबूते पर ब्लेंडर को डेवलप और प्रमोट किया जा सके। जहां 2002 में भारत में वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बने थे, उसी कालखंड के दौरान दूसरी तरफ नीदरलैंड्स में टॉन ने फ्री ब्लेंडर के नाम से एक मुहिम चलाया और आम लोगों की मदद से 1 लाख यूरो जमा किए, निवेशकों के चंगुल से ब्लेंडर को छुड़ा लिया और ब्लेंडर को फ्री फॉर पब्लिक करार कर दिया। अगर इस घटना को हम अलग दृष्टिकोण से देखें तो टॉन ने सिर्फ 1.5 महीने के अंतराल में 83 लाख रुपए जमा किए, वो भी आम नागरिक की जेब से, वो भी 2002 में, ताकि आप एक शानदार सॉफ्टवेयर मुफ्त में इस्तेमाल कर सको। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ब्लेंडर की खासियत ये है कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला यूज़र अगर किसी दिक्कत का सामना करता है तो यूज़र तुरंत उस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सूचित कर सकता है और उन दिक्कतों को, जिन्हें सॉफ्टवेयर बग्स के नाम से जाना जाता है, तुरंत निकाल दिया जाता है और ये प्रक्रिया हर दिन होते रहती है। जबकि आम तौर पर सॉफ्टवेयर्स में अगर बग्स पाए जाते हैं
तो उन्हें 1 साल की अवधि लगाकर निकाल दिया जाता है। और यही तो वजह है कि ब्लेंडर हर 3 महीने या 6 महीने में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट पहुंचा पाता है, जबकि कई सॉफ्टवेयर पैकेजेस सालाना तौर पर नए वर्जन्स के नाम पर अपडेट्स पहुंचाता है। शुरुआती दौर में जब ब्लेंडर इन्वेस्टर्स के चंगुल से आज़ाद होकर उड़ान भरने के लिए तैयार था, तब टॉन ने नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को काम पर लाने के बजाय वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट और एनिमेटर्स को साथ ले आए और उनकी मदद से सन 2006 में एलिफेंट ड्रीम्स को रिलीज किया। पब्लिक डोनेशन से बनाई गई इस शानदार मूवी के शानदार प्रदर्शन के साथ 2007 में ब्लेंडर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ताकि पब्लिक के डोनेशन द्वारा पब्लिक डोमेन के अंतर्गत 3D मूवीज, गेम्स और VFX से भरे प्रोजेक्ट्स बना सके। आने वाले कुछ सालों में बिग बग बनी, यो फ्रैंकी और सिंटेल के धुआंधार प्रदर्शन के बाद 2009 में टॉन को ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा गया और 2012 में VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स 2012 में, ध्यान से सुनिए, 2012 में जब हमारी दुनिया तबाह होकर इतिहास में विलीन होनी चाहिए थी, टीयर्स ऑफ स्टील के नाम से एक VFX मूवी रिलीज किया गया, ताकि ये साबित कर सके कि ब्लेंडर VFX के मामले में भी कुछ कम नहीं। उसी साल ब्लेंडर नेटवर्क को लॉन्च किया गया, ताकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, डेवलपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट को मुहैया कराया जा सके। टॉन रूजेंडॉल ने आयरन ओवन से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में शिक्षा प्राप्त की, और ये बात सुनकर हम भी चौंक गए कि इस वीडियो को बनाते वक्त उनकी उम्र 60 साल है और वो अभी भी कुंवारे हैं। यार, ऐसा क्यों है कि कुंवारे लोग बड़ा काम कर जाते हैं और तीर मारने के चक्कर में कुछ महान बन जाते हैं? इनको छोड़कर ये सिलसिला चलता रहे, कारवां बनता रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके प्रोत्साहित कीजिए। और हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो patreon.com का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप छोटा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे तो है ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।